पीरियड्स वाली बेटी का दर्द। पिंकी अपने कॉलेज की क्लास अटेंड कर रही थी, तभी अचानक से उसके पेट में बहुत ही तेज दर्द उठता है और उसके पीरियड्स आ जाते हैं और वह दर्द से मन ही मन सोचती है, अरे नहीं, मैं तो भूल ही गई थी कि आज अब क्या होगा। हे भगवान, मेरे पास तो सैनिटरी पैड भी नहीं है और ना ही मैं सर के पास जाकर इसके बारे में उनसे कुछ कह सकती हूँ। अब मैं क्या करूँ? इधर पिंकी का दर्द बढ़ने लगता है और उसे इस तरह दर्द में देखकर उसके बगल में बैठी आराध्या सब कुछ समझ जाती है। यह पिंकी इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है? कहीं इसे पीरियड तो नहीं आ गया? तभी शायद यह इतनी परेशान हो रही है। तभी वह सर के पास जाकर कहती है, एक्सक्यूज मी सर, वो पिंकी को गर्ल्स वाली प्रॉब्लम हो गई है, तो क्या मैं उसे लेकर जा सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, आराध्या ले जाओ। थैंक यू सो मच सर समझने के लिए। तभी आराध्या अपनी जैकेट पिंकी को देती है और पिंकी उस जैकेट को अपनी कमर में बांध लेती है, जिससे कि उसके कपड़ों पर लगे दाग छुप जाते हैं और पिंकी आराध्या के साथ वॉशरूम जाती है। आराध्या उसको सैनिटरी पैड देते हुए कहती है, ये लो पिंकी, तुम्हारे पास पैड नहीं है ना? लेकिन हाँ पिंकी, एक लड़की होने के नाते तुम्हें अपनी पीरियड्स डेट को याद रखना चाहिए और अपने साथ हमेशा सैनिटरी पैड कैरी करके चलना चाहिए। और हाँ, अब जल्दी से जाओ वरना तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी मदद करने के लिए थैंक यू सो मच आराध्या, वरना तुम्हें क्लास में बैठे बैठे दर्द से कराती रहती और हम लड़कियों को इसकी वजह से समाज में कितना कुछ सहना पड़ता है ना। न जाने कब इन लोगों की सोच बदलेगी। पीरियड्स की वजह से वॉशरूम से आने के बाद पिंकी अपने घर चली जाती है। पिंकी के पूरे शरीर में दर्द होने लगता है और वह बिस्तर पर लेटे हुए बस करवटें बदलती रहती है। तभी उसकी माँ सुनीता उसके कमरे में आती है और अपने साथ जूस और गर्म पानी की थैली लेकर आती है और कहती है, अरे पिंकी बेटी, ये लो जूस पी लो और यह गर्म पानी की थैली है, अपने पीठ के पीछे रख लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। ठीक है माँ। कुछ देर में उसकी दादी आ जाती है और पिंकी उन्हें देखकर उनके पास जाती है। पिंकी जैसे ही दादी के गले लगने वाली होती है, तभी उसकी दादी कहती है, अरे वहीं रुक जा, इस समय तू अशुद्ध हो रखी है और यह मुझसे चिपकने आ रही है, दूर हट मुझसे। मुझे तेरी माँ ने सब बता दिया है, इसलिए तू दूर ही रह मुझसे, समझी? माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? यह सब तो पुरानी बातें हैं, भला अब इसमें पिंकी की क्या गलती है? माँ मारी तो हम औरतों की जिंदगी का एक हिस्सा है और आप भी इन सब चीजों से गुजर चुकी हो ना। अरे बहू, ज्यादा ज्ञान मत बांट और अपनी इस लाडली बेटी को बोल अपने कमरे में जाए और तू मेरे लिए जल्दी से गर्मा गर्म खाना लेकर आ, बहुत भूख लगी है मुझे। तभी सुनीता अपनी सास को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं समझती और सुनीता को मजबूरन पिंकी को उसके कमरे में भेजना पड़ता है। सुनीता हमेशा से ही पीरियड्स के समय पिंकी पर बहुत ही ध्यान देती थी और वह उसका बहुत ही ख्याल रखती थी। आखिर मैं माँ जी को कैसे समझाऊं? लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो अपनी बेटी का ऐसे समय पर बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, फिर चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कहे। कुछ महीने बाद पिंकी की शादी अजय नाम के एक लड़के से हो जाती है। अजय के परिवार वाले थोड़े पुराने सोच के होते हैं। ससुराल में जब शादी के बाद पिंकी के पीरियड्स आते हैं और जब वह किचन के अंदर खाना बनाने जाती है, तभी उसकी सास अहिल्या गुस्से से उसे कहती है, अरे ओ महारानी, तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया है कि नहीं? तुझमें दिमाग है कि नहीं? इस समय तेरी महामारी चल रही है और तू इस तरह मेरी रसोई के अंदर चली आ रही है। तुझे पता है तू इस समय कितनी अशुद्ध हो रखी है और तूने मेरी पूरी रसोई को भी अपवित्र कर दिया है। माफ करिएगा माँ जी, अरे यह क्या, बकरी की तरह मैं करना बंद कर और अपना यह अशुद्ध शरीर लेकर यहाँ से जा और खबरदार, जो दोबारा तू मेरी रसोई के अंदर आई तो उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगी, समझी? पर माँ जी, मुझे तो बस पीरियड्स आए हैं और यह तो नॉर्मल सी बात है ना, तो फिर इसमें इतना भेदभाव क्यों?
अरे ओ बेशरम औरत, इतनी जोर जोर से क्यों नाम ले रही है इसका? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? इसलिए अब जा यहाँ से और चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ। यहाँ खड़ी होकर कैसी की तरह जबान मत चला। बड़ी आई मुझे समझाने वाली। अपना यह भाषण ना अपने पास रख। पिंकी को यह सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और वह वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। पिंकी को अपने हाथों का ही खाना खाने का आदत था, लेकिन रसोई में न जाने के कारण उसे अहिल्या के हाथ का खाना खाना पड़ता है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी अगले महीने पिंकी को जब फिर से पीरियड्स आते हैं तो वह पास के मेडिकल स्टोर पर जाकर सैनिटरी पैड खरीद लेती है। ये लीजिए मैडम, आपका ये सैनिटरी पैड। थैंक यू भैया, ये लीजिए पैसे। पिंकी उस पैड को बिना कागज में लपेटे अपने पर्स में रख लेती है और घर आकर जब पिंकी अपने पर्स को सोफे पर रख देती है तभी उसकी सास की नजर उसके पर्स पर चली जाती है और वह चिल्लाते हुए कहती है, अरे ओ पिंकी की बच्ची, यह क्या है? बेशर्म लड़की, सारी शर्म हया अपने मायके में छोड़ आई है क्या? अरे इस पैड को तूने कागज में क्यों नहीं लपेटा? अरे अगर तेरे ससुर जी या तेरे पति की नजर इस पर चली जाती तो वे लोग क्या सोचते? इसे पेपर में लपेट कर रखते हैं मूर्ख लड़की। लेकिन माँ जी, इन सब चीजों से कैसी शर्म? आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। और वैसे भी पीरियड्स के बारे में तो सबको पता होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप कह रही हो तो मैं इसे पेपर में लपेट देती हूँ। अरे जाहिल गवार लड़की, सबको पता है तो क्या ढिंडोरा पीट पीट कर सबको बता दूं कि तेरे पीरियड्स आए हैं? तभी पिंकी वहाँ से चली जाती है और उस पैड को कागज में लपेट कर रख देती है। जब वह बाद में अपनी माँ से फोन पर बात करती है तो वह कहती है, अरे मेरी पिंकी बेटी, कैसी हो तुम? इस समय तो तुम्हारे पीरियड्स चल रहे होंगे ना, तो तुम्हें ज्यादा परेशानी तो नहीं हो रही ना? तुम ठीक तो हो ना मेरी बच्ची? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, पर मेरी सास भी ना ऐसे समय पर दादी की तरह मुझे हमेशा ताने देती रहती है और ऐसे समय पर तो वो मुझे रसोई में भी नहीं घुसने देती। आपको पता है माँ, इन सब की वजह से मैं तो अपने फेवरेट आम का अचार भी नहीं खा पा रही हूँ। वो मुझे अचार छूने ही नहीं देती, कहती है मेरे छूने से अचार खराब हो जाएंगे। अब क्या कर सकते हैं बेटी, हमारा समाज ही ऐसा है। लेकिन बेटी, तुम एक बार दामाद जी से बात करके देखो, शायद वह तुम्हारी कुछ मदद करे। हाँ माँ, मुझे शायद उनसे इस बारे में एक बार बात करके देखना चाहिए। उसके बाद पिंकी रात में अजय से अपने पीरियड्स के बारे में बात करती है, लेकिन अजय भी उसका साथ नहीं देता है। पिंकी, तुम ये क्या बात लेकर बैठ गई हो? और वैसे भी माँ ठीक ही बोल रही है, वो तुमसे बड़ी है और उनको तुमसे ज्यादा समझ है, इसलिए वो तुमसे जो भी कहेगी उसे तुम मान लिया करो। अब सो जाओ। अगले दिन घर में नवरात्रि की पूजा शुरू हो जाती है और अहिल्या पिंकी का सारा सामान निकालकर घर के बाहर बगीचे में रख देती है। माँ जी, आप ये मेरा सामान बाहर निकालकर बगीचे में क्यों रख रही हो? बाहर तो इतनी ठंड हो रही है, मेरे सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। अरे ओ महारानी, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और इस दिन सबके घर में 9 दिनों तक पूजा चलती है और ऐसे पवित्र दिनों में तुझे महामारी चल रही है, तो क्या तुझे मैं अपने घर में रखकर अपने पूरे घर को अशुद्ध कर लूं? ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी, इसलिए अब तू पूरे 9 दिनों तक यही बाहर बगीचे में रहेगी। पिंकी, 9 दिनों की ही तो बात है, माँ सही कह रही है। अजय, तुम भी ऐसा सोचते हो? बेचारी पिंकी कड़ी ठंड में भी घर से बाहर रहती है। उसके पीरियड्स होने के कारण उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठंड से उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और उसके हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ जाते हैं। हे भगवान, मुझे इस अत्याचार से बचाओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। वही पिंकी को इतनी ठंड लग रही होती है और अहिल्या घर में पूजा कर रही होती है। तभी अहिल्या की बेटी चांदनी अपना बैग लेकर उसके घर जाती है और रोते हुए अहिल्या से कहती है, माँ, मुझे मेरी सास ने नवरात्रि खत्म होने तक घर से बाहर रहने के लिए कहा है, क्योंकि मुझे पीरियड्स आए हैं और इस समय सबके घरों में पूजा चल रही है ना, और इतनी ठंड में मैं कहाँ जाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ आ गई और मेरी सास पीरियड के समय मुझे बहुत परेशान करती है। माँ, यह सुनकर अहिल्या बहुत ही परेशान हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि जो वो पिंकी के साथ कर रही थी वही तो उसकी बेटी के साथ हो रहा था। क्या हुआ माँ जी, अब समझ आ गया आपको?
अब अपनी बेटी को भी घर से बाहर निकालिए ना, उसके भी तो पीरियड्स आ रहे हैं। आपकी खुद की बेटी के पीरियड्स नॉर्मल हैं और बहू की पीरियड्स अशुद्ध, ऐसा क्यों? क्योंकि वह आपकी बेटी है इसलिए। अब अहिल्या की आंखों से इस पुरानी सोच की पट्टी खुल जाती है और वह हाथ जोड़कर पिंकी से माफी मांगने लगती है। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया और मैं खुद भी इन सब चीजों से गुजर चुकी हूँ और जानती हूँ कि इन दिनों कितनी मुश्किलें होती है, लेकिन फिर भी एक औरत होकर भी मैंने तेरे साथ ऐसा किया, मुझे माफ कर दे बहू। उसके बाद पिंकी अपनी सास को माफ कर देती है और अब वह सब खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लग जाती है। जादुई अनोखे 2 पर्स का जादू। हीरपुर गांव के एक आलीशान घर में 2 बहनें खुशी और सौम्या अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहती थी। उनके पिता राघव एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और माँ सोनाली हाउसवाइफ थी। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। खुशियों से भरी उनकी जिंदगी बीत रही थी, लेकिन अचानक उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। एक दिन शॉपिंग करके लौटते समय सोनाली की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अचानक इस तरह माँ सोनाली की मृत्यु से दोनों मासूम बहनें खुशी और सौम्या अक्सर रोती रहती थी। वहीं उनके पिता राघव भी अपने पत्नी की अकस्मात मृत्यु से अंदर ही अंदर काफी टूट गए, लेकिन अपनी दोनों बेटियों की खातिर उन्होंने अपने आप को जैसे तैसे संभाला। अब राघव के ऊपर दोनों बेटियों की सारी जिम्मेदारी आ गई थी, लेकिन उसे घर और बिजनेस एक साथ संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वे अक्सर अपनी स्वर्गवासी पत्नी सोनाली की याद और घर की चिंता में शराब पीने लगा। एक दिन की बात है, राघव की मौसी उससे मिलने आई और बोली, बेटा, होने को कौन टाल सकता है, जो होना था सो हो गया। तुम अब अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। तुम्हारी 2 बेटियां भी तो है, उन्हें भी तो कोई चाहिए जो उनकी देखभाल कर सके। बेटा, मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो, इससे तुम्हारी बेटियों की परवरिश अच्छे से हो जाएगी और तुम अपना बिजनेस अच्छे से संभाल भी पाओगे। मौसी के बार बार समझाने पर राघव दूसरी शादी के लिए तैयार हो गया और रूपाली नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। रूपाली बहुत ही चालाक और लालची औरत थी। उसने सिर्फ जायदाद के लालच में राघव से शादी की थी। उसे ना तो राघव से कोई लगाव था, न ही उसकी दोनों बेटियों से। वह बस उसके संग प्यार का ढोंग किया करती थी। ऐसे ही 1 महीना बीत गया और फिर एक दिन। अच्छा रूपाली, मैं 2-4 दिनों के लिए बिजनेस के सिलसिले में शहर जा रहा हूँ। तुम खुशी और सौम्या बिटिया का ध्यान रखना। आप इतने काम क्यों करते हैं जी? इतनी मेहनत करने की आखिर क्या जरूरत है आपको? सब कुछ तो है हमारे पास, किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है। अरे, मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए मेहनत करता हूँ। आखिरकार हमें उन दोनों के लिए अभी बहुत कुछ करना है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। इतना कहकर राघव अपना बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। यह देखकर रूपाली मन ही मन बोलती है, जब देखो अपनी बेटियों की माला जपता रहता है, इसके सिवा इसे तो कुछ दिखाई नहीं देता। जितनी मेहनत करनी है ना कर ले, आगे वक्त ही बताएगा कि तेरी दोनों बेटियों की किस्मत में क्या लिखा है, या फिर दर दर की ठोकरे। अब देख मैं तेरी दोनों बेटियों का क्या हाल करती हूँ। यह कहते हुए रूपाली हंसने लगी। तभी खुशी और सौम्या उनके पास आई और बोली, माँ, हमें बहुत जोरों से भूख लग रही है, आप हमें कुछ खाने को दे दो माँ। मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ जो तुझे खाना निकाल कर दूँ। तुम दोनों की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अब देखो मैं तुम दोनों के साथ क्या करती हूँ। माँ, आपको ये क्या हो गया माँ? आप ऐसे क्यों बोल रही हो? हमसे कोई गलती हुई क्या? गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया था जो तुम्हारे बाप से मैंने शादी कर ली। तुम सबने मिलकर मुझे इस घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है। लेकिन अब बस बहुत हुआ, अब से घर का सारा काम तुम दोनों करोगी, समझी?
जाओ तुम दोनों, यहाँ खड़ी क्यों हो? मुझे 1 घंटे के अंदर पूरे घर की सफाई चाहिए। और हाँ, मेरे लिए गर्मा गर्म 1 कप चाय भी बना कर ले आओ। बेचारी खुशी और सौम्या अपनी सौतेली माँ का यह रूप देखकर बहुत ही डर जाती है। दोनों डरी सहमी घर का काम करने लगती है। दीदी, माँ को क्या हो गया दीदी? वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है दीदी? मुझे भी नहीं पता सौम्या, लेकिन हमें पिताजी के आने तक माँ की सारी बातें माननी होगी। उसके बाद खुशी अपनी सौतेली माँ के लिए चाय बनाकर ले गई और बोली, माँ ये लीजिए आपकी चाय। रूपाली चाय पीते हुए गुस्से से बोली, छी, कितनी गंदी चाय बनाई है करमजली, यह चाय तो कड़वी है। दूर हो जा मेरी नजरों से, सत्यानाश हो तेरा, मेरा मुंह का सारा स्वाद ही बिगाड़ दिया। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर जूठे बर्तन साफ करो। इस तरह रूपाली दोनों बहनों पर दिन रात अत्याचार करने लगी। ऐसे ही 4 दिन बीत गए और राघव भी अब घर वापस लौट आया और अपनी दोनों बेटियों को नौकरानी की तरह घर का काम करते देख गुस्से से लाल होते हुए बोला, रूपाली कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। अब क्या हो गया? क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोनों बच्चियों से घर का काम करवाने की? तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। आवाज नीचे करके बात करो, कहीं ऐसा न हो मुझे तुम तीनों को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालना पड़े। यह सुनकर राघव गुस्से से जैसे ही थप्पड़ मारने रूपाली की तरफ बढ़ा, तभी रूपाली राघव का हाथ पकड़ते हुए बोली, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत मत करना। पहले मैंने सोचा मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगी, लेकिन अब तुम लोगों की इस घर में रहने की कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, यह घर मेरा है। यह घर और प्रॉपर्टी पहले तुम्हारा था, अब सब कुछ मेरा हो चुका है। तुमने बाहर जाने से 1 दिन पहले नशे की हालत में अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। अब तुम लोग यहाँ से जाते हो या मैं चौकीदार को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालूं? इतना बड़ा धोखा? अरे भी औरत, तुमने मेरी नशे की हालत का फायदा उठाकर धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह कहते हुए राघव गुस्से से रूपाली की तरफ बढ़ा। तभी रूपाली ने राघव को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। यह देखकर खुशी और सौम्या अपने पिता को संभालते हुए बोली, पिताजी आप ठीक तो है ना? पिताजी आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ बिटिया। चलो यहाँ से चलते हैं, कहीं और रहने की जगह ढूंढते हैं। इतना कहकर राघव अपनी दोनों बेटियों के साथ वहाँ से भटकने लगा, लेकिन राघव घर और प्रॉपर्टी छिन जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और अचानक चलते चलते उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी वही मौके पर ही मृत्यु हो गई। अब दोनों बहनें अनाथ हो गई और दर दर की ठोकरें खाने लगी। भगवान जी, आपने हमारी माँ को अपने पास क्यों बुलाया? नहीं आप उन्हें बुलाते, नहीं सौतेली माँ घर में आती और न ही आज हमारी ये हालत होती। और तो और पिताजी को भी आपने मुझसे छीन लिया। हमारे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, हम कहाँ जाए भगवान जी? किसके सहारे रहे? जैसे आपने हमारे माता पिता को अपने पास बुला लिया, वैसे ही हमें भी अपने पास बुला लो भगवान जी। यह कहते हुए खुशी अपनी छोटी बहन सौम्या के साथ घने जंगल के अंदर बढ़ती ही जा रही थी। तभी उन्हें रास्ते में एक सीढ़ी दिखाई दी। यह देखकर खुशी बोली, अरे बीच रास्ते में ये सीढ़ी कहाँ से आ गई? यहाँ से आगे जाने का तो रास्ता ही नहीं है। लगता है हमें इसी सीढ़ी के ऊपर चढ़कर जाना होगा। नहीं दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी, हमें इस सीढ़ी के ऊपर नहीं जाना चाहिए दीदी। चलो यहाँ से। छोटी, पहले ही हमारे साथ इतना बुरा हो चुका है, अब इससे ज्यादा भला हमारे साथ क्या बुरा होगा? डरो नहीं, मैं हूँ ना तेरे साथ, चल मेरे साथ। इतना कहकर खुशी अपनी बहन सौम्या के संग उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगी और चढ़ते चढ़ते वो दोनों बादलों की दुनिया में पहुंच गई। तभी उन्हें वहाँ
वो जादुई पर्स का घर दिखाई दिया, जिसे देखकर सौम्या हैरानी से बोली, अरे दीदी देखो, यहाँ तो 2 पर्स का घर है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा, पर ये पर्स का घर दिखने में कितना सुंदर लग रहा है दीदी। तभी पहले जादुई पर्स के घर से आवाज आई, खुशी और सौम्या तुम जल्दी से मेरे घर में आ जाओ। तुम्हें यहाँ बहुत सारा पैसा, हीरे जवाहरात, बहुत सारा धन मिलेगा, जिससे तुम अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से गुजार सकती हो। तभी दूसरे पर्स के घर से आवाज आई, खुशी और सौम्या तुम्हें मेरे घर में कुछ नहीं मिलेगा, पर यहाँ एक बूढ़ी अम्मा रहती है जो बरसों से बहुत ही बीमार है, और वो ऐसे इंसान का इंतजार कर रही है जो उनकी सेवा कर सके। तो तुम मेरे घर में आ जाओ और बूढ़ी अम्मा की मदद कर दो। दोनों जादुई पर्स घर की बात सुनकर दोनों बहनें सोच में पड़ जाती है और बोलती है, हे जादुई पर्स के घर, हम आपके घर में आना चाहते हैं क्योंकि उन बूढ़ी अम्मा को हमारी जरूरत है और हमारे लिए किसी की जान से बढ़कर सोने चांदी, हीरे जवाहरात इसका कोई मोल नहीं है। इसलिए हम आपके घर में आएंगे और बूढ़ी अम्मा की सेवा करेंगे। इतना कहकर खुशी और सौम्या खुशी खुशी जादुई दूसरे पर्स के घर में चली जाती है। घर के अंदर कदम रखते ही दोनों बहनें चौंक जाती है, क्योंकि वह घर ढेर सारे रुपए, सोने चांदी और हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। यह देखकर खुशी बोली, हे जादुई पर्स का घर, आपने तो कहा था यहाँ सिर्फ एक बूढ़ी अम्मा रहती है, लेकिन यहाँ तो सोने चांदी, हीरे जवाहरात हैं, पर बूढ़ी अम्मा कहीं दिखाई नहीं दे रही। कृपया करके आप उन्हें बुला दीजिए, हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, और आप देखना हम उनकी इतनी अच्छी से सेवा करेंगे कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तभी वहाँ एक परी प्रकट होती है और बोलती है, खुशी, सौम्या, ये दोनों जादुई पर्स का घर मेरा है। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम मेरी परीक्षा में सफल रही। अब तुम इन दोनों पर्स को अपने साथ अपने घर ले जा सकती हो। ये लो, ये जादुई 2 पर्स है। अब से ये पर्स तुम्हारा हुआ। और हाँ, यह कोई मामूली पर्स नहीं बल्कि जादुई पर्स है। यह पर्स तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगा और तुम्हारी सारी परेशानी को हमेशा के लिए दूर कर देगा। खुशी और सौम्या परी का धन्यवाद कर खुशी खुशी जादुई पर्स को लेकर वापस पृथ्वी लोक पर लौट आती है और जादुई पर्स से बोलकर अपने लिए एक आलीशान घर मांगती है और उसी घर में दोनों बहनें रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद एक दिन खुशी और सौम्या अपनी कार से घूम रही थी, तभी उन्हें प्यास लगी और वह जूस पीने के लिए एक दुकान पर गई। तभी उसी रास्ते में जा रही रूपाली ने उसे देख लिया। अरे, ये दोनों मनहूस यहाँ क्या कर रही है और इसके पास इतनी बड़ी कार, महंगे महंगे कपड़े आखिर आए कहाँ से? मुझे तो पता लगाना पड़ेगा। उसके बाद रूपाली उसका पीछा करने लगी और उन दोनों बहनों को उस घर के अंदर जाते हुए देख लिया। फिर चोरी छिपे खिड़की से अंदर झांकने लगी। तभी सौम्या जादुई पर्स से बोली, हे जादुई पर्स, आज हम बाहर घूमने गए थे तो हमने देखा हमारे जैसे लाचार अनाथ बच्चे सड़क पर भीख मांग रहे थे। हमें उनकी मदद करने के लिए कुछ पैसे चाहिए। खुशी के इतना कहते ही जादुई पर्स से ढेर सारे पैसे निकलने लगे। रूपाली बाहर खड़ी खिड़की से ये सब देख रही थी। खिड़की से देख रही रूपाली का मुंह खुला का खुला रह गया। अच्छा, तो ये जादुई पर्स का कमाल है। इस जादुई पर्स को मुझे अपने कब्जे में करना ही होगा। उसके बाद मैं इस दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। फिर कुछ देर बाद खुशी और सौम्या के बाहर जाते ही रूपाली ने जैसे ही उस जादुई घर के अंदर कदम रखने की कोशिश की, तब जादुई पर्स ने अपनी जादुई शक्तियों से रूपाली को चूहिया बना दिया और वह सदा के लिए चूहिया बनकर जंगलों में यहाँ से वहाँ भटकने के लिए मजबूर हो गई। इस तरह रूपाली को उसके लालच और करने का फल मिल गया।
वहीं दूसरी तरफ खुशी और सौम्या हंसी खुशी अपने जादुई पर्स के साथ रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।